लीक पर वे चलें जिनके चरण दुर्बल और हारे हैं। हमें तो जो हमारी यात्रा से बने ऐसे अनिर्मित पंथ प्यारे हैं। साक्षी हो राह रोके खड़े पीले बांस के झुरमुट कि उनमें गा रही है जो हवा, उसी से लिपटे हुए सपने हमारे हैं। शेष जो भी हैं वक्ष खोले डोलती अमराइयां, गर्व से आकाश थामे खड़े ताड़ के ये पेड़, हिलती क्षितिज की झालरें, झूमती हर डाल पर बैठी फलों से मारती खिलखिलाती शोक अल्लड़ हवा। गायक मंडली से थिरकते आते गगन में मेघ, वाद्य यंत्रों से पड़े टीले, नदी बनने की प्रतीक्षा में कहीं नीचे शुष्क नाले में नाचता एक अंजुरी जल। सभी बन रहा है कहीं जो विश्वास, जो संकल्प हम में बस उसी के ही सहारे हैं। लीक पर वे चले जिनके चरण दुर्बल और हारे हैं। हमें तो जो हमारी यात्रा से बने ऐसे अनिर्मित पंथ प्यारे हैं। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की ये पंक्तियां उन सबकी कहानी बयां करती हैं जो लीक से हटकर अपनी नई लीक खींचना चाहते हैं। शायद यही जीवन दर्शन पंडित राधा वल्लभ चतुर्वेदी की जीवन यात्रा का भी मूल मंत्र था। वे कहते थे, कोई भी काम छोटा नहीं होता, झाड़ू भी लगाओ तो ऐसी कि वैसी झाड़ू लगाने वाला दूसरा कोई न हो। किशोर उम्र में संगीत साधना के लिए उन्होंने घर छोड़ा, अनजान शहर लखनऊ को अपनी कर्मभूमि बनाया। हमेशा नई जमीन नए आसमान तलाशे। संगीत की सभी विधाओं में पारंगत पंडित राधा वल्लभ चतुर्वेदी ने लोक संगीत के क्षेत्र में नए कीर्तिमान स्थापित किए। आज मन के मौसम यूट्यूब चैनल में वरिष्ठ अवधी रचनाकार डॉक्टर राम बहादुर मिश्र अवधी लोकगीतों के उद्धारक राधा वल्लभ चतुर्वेदी पर अपनी बात लेकर शामिल हो रहे हैं। बहुत स्वागत है डॉक्टर राम बहादुर मिश्र जी, नमस्कार। जी नमस्कार दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद चतुर्वेदी जी के ऊपर बोलने के लिए जो अवसर मिला, ये मैं अपना सौभाग्य समझता हूँ। जी मिश्र जी, आपने तो अपना जीवन अवधी के प्रचार प्रसार के लिए समर्पित कर रखा है। अवधी लोकगीतों के क्षेत्र में पंडित राधा वल्लभ चतुर्वेदी के योगदान को आप किस रूप में देखते हैं? अभी जैसा आपने कहा कि लीक वाली बात कही थी, तो लीक एक बहुत प्रचलित उक्ति है कि लीक छाण तीनों चले सायर सिंह सपूत। जब मैंने उनकी कहानी पढ़ी, अब ये किशोर वय का बालक ही मैं कहूंगा, वो अपनी जन्मभूमि छोड़ के लखनऊ आता है। जरा सोचिए कि उसके लिए जीवन यापन के लिए कोई साधन, मतलब साधन नहीं था, लेकिन संगीत साधना के लिए आप उसका मन तत्पर था। तो संगीत साधना उसके लिए प्रमुख थी, उसका जीवन यापन नौकरी ये सब गौर थी। तो बाद में पंडित जब अध्ययन के दौरान बहुत बाद मैंने जब पंडित राधा वल्लभ चतुर्वेदी जी के योगदान को पढ़ा, विशेष रूप से लोक साहित्य के सर्वेक्षण में मैंने भी काम किया है और 1980 की बात है जी। तो जो मुझे दिक्कतें हैं, मैं सोचता हूँ पंडित जी ने मुझसे कम से कम 30-40 वर्ष पहले जो संकलन किया, उस समय क्या दिक्कतें आ रही होंगी। मैंने यद्यपि मैंने लालटेन में की रोशनी में उन गीतों को संपादित किया है, लेकिन फिर भी वो समय रेडियो आ गए थे, बहुत सारी चीजें। पंडित जी का वो समय था, मैं जहां तक समझता हूँ कि 1962 वगैरह में हम लोग वो छोटे थे, तो वो चीन युद्ध हो रहा था, तो उस समय एक रेडियो गांव में था। उस समय पूरा गांव इकट्ठा होता था जी। और आकाशवाणी का भी ये एक ही वही लखनऊ से ही सारे प्रसारण होते थे जी। तो ये संस्कार मुझे बचपन से ही मिले हैं रेडियो के संदर्भ में। बाद में इस क्षेत्र में जब हम आए तो पंडित जी लोक साहित्य, खास करके जब मैंने लोक गीतों का संकलन किया, संपादन किया जी, तो और प्रकाशन भी हो गया, तो मेरे सामने एक चिंता है कि मैंने तो वो टेप नहीं कर पाए थे हम, तो मैंने सोचा कि अब ये मूल धुन को कैसे संरक्षित किया जाए। ये मेरे लिए ये चिंता सालों सताती रही। बाद में चूंकि मैं गांव से जुड़ा था, मैं बहुत ज्यादा शहर से जुड़ा नहीं था, बस ये धुन था क्योंकि शोध का विषय था। तो जब आकाशवाणी के संपर्क में आया और चतुर्वेदी जी की मैंने जो लोकगीत थे
उनमें जब स्वर लिपियां देखी तो मेरा मन जैसे प्रसन्न हो गया, क्योंकि अब मुझे जो मुझे भय सता रहा था कि आखिर नई पीढ़ी को ये धुनें कैसे आएंगी। आप लिख तो लोगे हैं, अब सोहर क्या है, नकटा क्या है, विवाह संस्कार क्या है, तो इन सारे गीतों के विभेद जो है विषय क्रम से, विषय वस्तु तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि ऋतु गीत है, ये विवाह गीत है, लेकिन धुनों के हिसाब से आप क्या करेंगे। तो ये पंडित जी ने जो काम किया है स्वर लिपियों के, ये राम नरेश त्रिपाठी ने भी नहीं काम किया, क्योंकि आज अवधि के लोक गीतों या लोक साहित्य के संरक्षण में, संकलन में, शोध में सबसे बड़ा नाम राम नरेश त्रिपाठी जी का है। जी। लेकिन वो काम इन्होंने किया भी नहीं किया, या तमाम सारे बहुत नाम है, लेकिन पंडित जी ने जो काम किया ये असली काम है। तो इसीलिए मैं समझता हूँ कि वो अवधि लोक गीतों के उद्धारक है। जी हाँ, तो आप जो अवधि लोक गीतों की स्थिति है और उसमें पंडित राधा वल्लभ चतुर्वेदी जी का जो काम है, ये तो संरक्षण वाली बात तो अपनी जगह हो गई, और बाकी उनके पास एक माध्यम आकाशवाणी लखनऊ का भी था, जहाँ से पंचायत घर कार्यक्रम चलता था, और नई प्रतिभाओं को वो जिस तरह से, क्योंकि ये जो स्वर लिपि बनाई उन्होंने घर बैठ के नहीं बनाई थी, ये स्वर लिपि जब वो सुदूर अंचलों में गांव में जाते थे तो वहाँ खड़े खड़े गाना सुनते सुनते वो बना देते थे, और उसको उस व्यक्ति को गा कर सुना देते थे जिसका गाना कर रहे होते थे कि भैया देखो ये ठीक बन गया है। तो वो बड़ा आश्चर्य करते थे, कई पीढ़ियों तक उन परिवारों में लोग इनको याद करते थे कि लखनऊ जाना तो आकाशवाणी में पंडित राधा वल्लभ चतुर्वेदी से मिलना, वो तो मतलब कैसी उनकी प्रतिभा है कि खड़े खड़े उन्होंने गाना सुना और नोटेशन बनाया और हमको वापस गा के सुना दिया। तो वो तो बड़ी विलक्षण प्रतिभा है। तो इस तरह से उन्होंने इकट्ठे किए थे ये। जी। तो इस कार्य के लिए आप बताएं कि जो उनका प्रतिभाएं खोजने का और दूसरा उनका आकाशवाणी से प्रसारण के लिए जो कार्य था, उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे। तो पंडित राधा वल्लभ चतुर्वेदी जी की ख्याति एक संगीतकार या यूं कहिए संगीत शास्त्री के रूप में थी। जी। संगीत के सिद्धांत पक्ष पर उनकी पुस्तक सारेगामा बहुत ही महत्वपूर्ण कृति। ध्रुपद, धमार, ख्याल, ठुमरी, गजल आदि शैलियों के गायन में उनकी विशेष छवि थी। उनका सबसे बड़ा योगदान था शास्त्रीय संगीत और लोक संगीत के मध्य सेतु कायम करना। जी। वह संगीत शास्त्र के विद्यार्थी, शोधार्थी और मर्मज्ञ तो थे ही, लोक पर उनकी गहरी पकड़ थी। जी। मैं लोक गीतों, विशेष रूप से अवधि लोक गीतों के संदर्भ में उन्हें अवधि लोक गीतों का उद्धारक मानता हूँ। लोक गीतों के संदर्भ में उनकी शोध यात्रा पर बहुत कुछ लिखा जा सकता है। चतुर्वेदी जी पंडित राम नरेश त्रिपाठी के समकालीन ही थे। राम नरेश त्रिपाठी को अवधि लोक गीतों के संग्रह, संकलन, संपादन और प्रकाशन के क्षेत्र में सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। किंतु पंडित राधा वल्लभ चतुर्वेदी जी उनसे भी। पंडित जी ने अवधि लोकगीतों की खोज में गांव, खेतों, खलिहानों की दुर्गम यात्राएं की। एक शोधार्थी की भांति ग्रामीण अंचलों की यात्राएं करके लोक गायकों की भाषा और लोक धुनों को गहराई से समझा। जी। लोक गीतों को लिपिबद्ध करके उनकी स्वर लिपियां तैयार की, जो भावी पीढ़ी के लिए दुर्लभ और मूल्यवान थाती थी। जी। सबसे बड़ी बात तो यह है कि उन उपेक्षित लोक गीतों को आकाशवाणी लखनऊ से पहचान ही नहीं दिलाई, अपितु उनमें निहित लोक तत्वों को जनमानस से जोड़ा। जी। लोक गीतों के गायन के प्रति लोक में अनुराग पैदा किया। किसी समय उनके निर्देशन में आकाशवाणी लखनऊ के धारावाहिक पंचायत घर कार्यक्रम ने लोकप्रियता के शिखर को छुआ था। जी जी, बहुत मशहूर था कार्यक्रम। बहुत मशहूर था वो, हम लोग बस बचपन से सुनते आए हैं। तो वो जब ये पंचायत घर कार्यक्रम आता था तो सब लोग काम धाम छोड़ के उस रेडियो पास बैठ जाते थे। उस समय भी रेडियो सबके घर में नहीं थे। मैं समझता हूँ कि हमारे घर में भी रेडियो था,
तो हमारा वो आधा से ज्यादा गांव मेरे इधर हो जाता था। और हमारा हलवा भी पंचायत घर के टाइम कहता था कि भैया ये कार्यक्रम हमको ये काम का सोने की जरूरत है, बाद में कह ले फिर। तो भारत गांव और किसानों का देश है। जी इस तथ्य को पंडित जी ने गहराई से समझते हुए पंचायत घर के माध्यम से शहरी और ग्रामीण मानस के मध्य संवाद स्थापित किया। जी आप समझ लीजिए कि पंचायत घर कार्यक्रम से ही ये जो शहरी जन समुदाय है ये जुड़ा अवधि से। जी जी पंडित चंद्रभूषण त्रिवेदी रमई काका और पंडित राधा वल्लभ चतुर्वेदी की जोड़ी ने आकाशवाणी लखनऊ को ऊंचाइयों पर पहुंचाया। जी जी ये दोनों विभूतियां अपने समय में ही लिविंग लीजेंड बन चुकी थी। जी जी बहुत लंबा साथ रहा दोनों का। जी और बहुत मतलब जैसे कहते हैं एक दूसरे के पूरक दूसरे, बहुत सही आपने कही, दोनों एक दूसरे के पूरक थे। रमई काका जो गीत लिखते थे पंडित जी उसे संगीतबद्ध करते। काका की सारी रचनाओं को उन्होंने संगीतबद्ध किया जी और लोक गीतों की पारंपरिक धुनों को संजोने का जो महत्वपूर्ण कार्य पंडित जी ने किया मेरी दृष्टि में फिलहाल होगा कोई, लेकिन मेरी जानकारी में तो नहीं। आज भी आकाशवाणी लखनऊ से प्रसारित किए जाने वाले लोक गीतों में पंडित जी की आत्मा बसती है। आकाशवाणी लखनऊ में शास्त्रीय संगीत, उपशास्त्रीय संगीत, सुगम संगीत और लोक संगीत के क्षेत्र में उनका उल्लेखनीय और अविस्मरणीय योगदान था। मतलब कोई लोक संगीत में होगा, कोई शास्त्रीय में, लेकिन पंडित जी ये चारों विधाओं में मतलब सिद्धहस्त थे जी। संगीत में डूबे हुए थे वो पूरी बिल्कुल 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 उसको जी रहे थे उनके जीवन। 1960 में जब आकाशवाणी लखनऊ का रजत जयंती समान वर्ष मनाया जा रहा था तब रमई काका ने अवधि में भारत की वंदना लिखी और उसे संगीतबद्ध पंडित जी ने किया था। आप आश्चर्य करेंगे ये गीत सराहा ही नहीं गया, पूरे कार्यक्रम में चर्चा का केंद्र बना रहा। जी मैं ये गीत जो है इस लोकगीत का एक अंश साझा करना चाह रहा हूँ। हाँ नहीं बिल्कुल करिए, तो इतिहास का हिस्सा है। जी तो गीत का बंद है जी। भारत मंदिरवा की आरती उतारो, मैया के मंदिरवा की आरती उतारो, कंचन थार कपूर की बातिक, चौमुख दियना में झलमल बारो, गंगा जमुना गोमती ब्रह्मसुत, गोदावरी के जल चरण पखारो, भेटू में नरियर ध्वजा तिरंगा, कमल के हरवा गले बिछ डारो, भारत मंदिरवा की आरती उतारो। इस सारे लोक बिंब जो है वो लोक जीवन से लिए गए हैं कि जैसे हमारे लोक गीतों में कैसे देवी देवता की पूजा की जाती है जी जी। तो भारत माता को एक देवी देवता का रूप देते हुए और उसकी आरती की गई है जी। और गीत तो अच्छा था ही, लेकिन इसे जो संगीत जो पंडित जी ने प्रस्तुत किया अब वो संयोग था कि अद्भुत पूरे कार्यक्रम का सिरमौर बन गया, इसकी सबसे ज्यादा तारीफ हुई थी उस समय जी। तो उस समय प्राय आकाशवाणी के कार्यक्रमों का सजीव प्रसारण हुआ करता था जी। ये चुनौती कम नहीं थी। आप भाई अब तो आप स्टूडियो में जाते हैं, रिहर्सल करते हैं, लेकिन उस समय कोई गायक आ गया उसके साथ संगत करनी और उसको निर्देशन भी करना, दोनों काम। तो ये पंडित जी जो है बड़े सहज भाव से अपना दायित्व पूरा करते हैं। आज अभी आप किसी नई पीढ़ी को नया काम बता दीजिए, बहुत विद्वान होगा तो तुरंत उसका डिस्टर्बेंस हो जाएगा, लेकिन वो बहुत सहज भाव से इसे पूरा करते थे। आकाशवाणी लखनऊ के स्वर्णिम युग के दो सारथी पंडित राधा वल्लभ चतुर्वेदी और चंद्रभूषण त्रिवेदी रमई काका थे। ये 40 वर्षों की बात कर रहा हूँ। इस समय इन दोनों के बाद लखनऊ आकाशवाणी का कोई ऐसा कार्यक्रम नहीं हुआ जो जनप्रिय लोकप्रिय हो, जन जन मतलब देहात से और शहर तक। तो इनका दोनों का अवधि के संवर्धन में बहुत बड़ा योगदान है। चतुर्वेदी जी की महत्वपूर्ण पुस्तक ऊंची अटरिया रंग भरी का मैं थोड़ा सा उल्लेख करना चाहूंगा क्योंकि ये मैं समझता हूँ अवधि की मूल्यवान जो उनकी साधना का प्रमाण है पंडित जी की। इस पुस्तक के माध्यम से उन्होंने भावी पीढ़ी को समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को हस्तांतरित किया है। चतुर्वेदी जी के इस कार्य के संदर्भ में उनके प्रिय शिष्य श्री राम किशोर
रस्तोगी का ये वक्तव्य बड़ा ही महत्वपूर्ण है, जिसे मैं अच्छी तरह समझता हूँ कि लोकगीतों में उस समय न धन था न प्रतिष्ठा थी, और जी रिश्तों की गर्मी का एहसास उन्हें लोकगीतों के सटीक प्रस्तुतिकरण में होता था। उसकी तुलना इतिहास के उस क्षण से की जा सकती है जब बुद्ध को अपनी बात प्रकट करने के लिए संस्कृत की अपेक्षा पाली जैसी जन भाषा माध्यम के रूप में ज्यादा उचित लगी। देखिए, तुलसी और बुद्ध दोनों ही अवधि जन भाषा के माध्यम से ही विश्व में थे। जी तो क्योंकि लोक गीतों में देहात के नगण्य दलित अभावग्रस्त स्त्री पुरुषों का वो जीवन दर्शन नृत्य होता है जो किसी भी कला के शास्त्रीय रूप में नहीं होता। अतः लोक गीतों में वह आदिम ऊष्मा भाषा के ताजा और यथार्थ कलवर में आज भी मौजूद है, जो जनभाषा के स्वरूप को पनपाने के लिए खाद पानी का काम करती है। लोकगीत एक तरह से किसी देश के आलिखित दस्तावेजों की तरह होते हैं। जी उनमें जी घटनाओं का बड़ा ही कलात्मक और अतिरंजित वर्णन होता है, लेकिन वह यथार्थ से कभी नहीं कटे होते। बिल्कुल ये बिल्कुल सही रस्तोगी बात के कह रहे हैं विचार आप। जो बिल्कुल विचार पंडित जी पर बिल्कुल अक्षरशः चरितार्थ होते हैं। जी ऊंची पटरिया रंग भरी में 106 लोकगीत हैं, जिनमें 10% बुंदेली ब्रजी और भोजपुरी के, बाकी अवधि के। जी अवध क्षेत्र में जी रहकर उसकी भाषा, संस्कृत और बोली बानी के प्रति समर्पण और अनुराग का प्रमाण है यह पुस्तक। क्योंकि पंडित जी तो जन्मजात अवधि क्षेत्र से थे नहीं, वो मुरादाबाद से थे। सब प्राय सभी प्रकार के लोक गीतों का संक्षिप्त परिचय, वर्गीकरण स्वर लिप के साथ प्रस्तुत किया गया है। जी इनमें संस्कार गीत, रिद गीत, श्रम गीत, कृषि संबंधी गीत, देवी देवता संबंधित श्रम गीत, मेला गीत आदि विधाओं के लोकगीत हैं। जी संस्कार गीतों के अंतर्गत सोहर, सरिया, अन्नप्राशन, मूड़न, जनेऊ, विवाह गीत, बन्ना, टोना, द्वारचार, कलेवा, गारी, ज्योनार, विदाई और सुहाग गीत संकेत है। रीति गीतों के अंतर्गत कजरी, चौमासा, चंद्रावली, चैती, मल्हार, सावन, सोहनी, हिंडोला, चौताल, डेढ़ताल, धमार, घाटो, झूमर, रसिया नमक लोक गीतों की विवेचना और स्वरले भी प्रस्तुत। पारंपरिक देवी और गीतों और मेला गीतों को भी समाहित किया गया है। जी एक चीज मैं यहाँ विशेष रूप से कहना चाहूंगा जी कि अवधी लोक साहित्य के संकलन कर्ताओं की एक लंबी और समृद्ध परंपरा रही। जी जी विशेष रूप से पंडित राम नरेश त्रिपाठी, डॉक्टर महेश अवस्थी प्रयाग, जगदीश पीयूष, कमला श्रीवास्तव, डॉक्टर विद्याविंद सिंह, आद्या प्रसाद सिंह प्रदीप, कृष्ण चतुर्वेदी आदि के नाम उल्लेखनीय। जी खुद आपने बहुत काम किया है जी, आपका तो मतलब जो शोध कार्य है वही इतना महत्वपूर्ण है। अवधि भागों के ऊपर कितना बड़ा काम किया है आपने। जी, लेकिन मैं पंडित राधा बल्लू चतुर्वेदी जी को इन कामों से अलग इसलिए मानता हूँ कि उन्होंने पारंपरिक लोक धुनों और लोकगीतों की स्वर लिपियां तैयार की। ये बहुत जटिल काम था जिसे कोई नहीं कर सका। इन जो मैंने नाम लिए हैं, मैं तो अपरिचित, बिल्कुल मुझे उसका ज्ञान ही नहीं है। तो आदरणीय चतुर्वेदी जी ने ये जो काम किया है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम लिख डालें, छप जाए सब कुछ, लेकिन भावी पीढ़ी को जो हमारी धरोहर अगर हस्तांतरित न हो तो वो तो बेकार है। सही इस दृष्टि से ये पंडित जी का इन सबसे ऊपर काम है। संकलित तो उन्होंने भी किया, उन्होंने हम लोगों से ज्यादा कष्ट उठाए होंगे, मैं जानता हूँ। जी जी आपने मतलब इतने वक्त गुजर जाने के बाद में जैसे एक होता है कि उस पीड़ा को, उस कष्ट को और उस दूरदृष्टि को आपने जो संक्षिप्त आपने परिचय दिया उनका, उनके काम का और जो मूल्यांकन किया हो उस सब में वो बात झलक रही है। और बहुत सही कहा आपने, बहुत से क्षेत्रों का लोक संगीत अपने गायकों की पीढ़ी के साथ ही समाप्त हो जाता है क्योंकि वो स्वर लिपियों के रूप में संरक्षित नहीं होता। तो अच्छा, एक बात मैं 1980 में लोकगीत संकलन कर रहा था जी। भाग केवल साल में 40 दिन गाए जाते हैं,
और हर ऋतुगीत के साथ यही है। अच्छा, कोई ऋतुगीत ये तो है नहीं कि चौराहे पर गाया जा रहा, आप चाहे टेप कर लीजिए, चाहे सोहर सरिया हो। तो मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि मैं अपने गांव से 5-7 किलोमीटर, उस समय मैं अध्यापक था, एक गांव में फाग हो रहा था। तो एक दिन गए उनके पास, तो गा रहे तो सब बैठ गए, पंडित जी आगे, वहां कुछ मेरे शिष्य थे भी, वो संकोच में बंद कर दिया। अब हमने कहा कि क्या करें, हम जाएंगे बस। दूसरे दिन हम गए, गांव के बाग है, उजाली रात थी, और टार्च लेकर हम वो लोकगीत जो है बढ़िया, अब बाहर सुनाई हुई और अच्छा पड़ रहा था, अंदर गांव से ज्यादा हम लिख रहे थे। करीब 5-7 गीत लिखे होंगे, उसके बाद हल्ला गांव में हो गया। अब हम समझे कि क्या हो रहा, तब तक हमारी तरफ लोग दौड़ते हो, चोर चोर चोर, अब भाग में थे। अब भैया हम समझे, तो अब क्या करें, हम तो भागे साइकिल से, हम भाग गए, हमारी गाड़ी वहीं जो है छूट गई, और चूंकि गांव वाले हमको ढूंढ नहीं पाए, हम साइकिल से अपने भाग गए। उसके बाद सब गांव वाले आया था, तो मैंने कहा ये तो बड़ा जोखिम बड़ा काम है। तो जब आसीन जनता जागरूक हो गई थी, और हमसे 40 बरस पहले पंडित जी संकलित करने हो गए होंगे, तो क्या कठिन, ये समस्या सबसे बड़ी चीज। तो 2 चीजें, और दूसरी ये कि उस समय जैसा कि आपने भी बताया कि जाते थे भाई, वो जितने लोग गए थे, अब निर्वही हो रही है, आप खड़े हो गए, महिलाएं आपको कहेंगी कहाँ के, मतलब एक होता है ना, तो सुंघा दो तो बेहोश हो जाता था, बच्चों को लेके बाहर, बच्चा चोर को कोई एक शब्द था, याद नहीं आ रहा, तो इससे भय खाते थे, आपकी जान को बड़ा खतरा था। आप समझे, मुझे डीलिट के लिए विषय मिला मोबाइल टैग से नवधी पर, लेकिन वो चूंकि अपराधी प्रवृत्ति के लोगों का था, तो मैं गया, उसके बाद मैं आज तक नहीं कर पाया उन काम को। तो ये पंडित जी का काम था। तो हाँ, मैं इस समय एक प्रासंगिक समझता हूँ कि ऊंची अटरिया रंग भरी में, वैसे तो 106 लोक गीत है, सबको प्रस्तुत करना थोड़ा सा असंभव है, लेकिन मैं वो 4 दुर्लभ लोकगीत, मैं यो नहीं सोहर सरिया नेकटा देवी ये नहीं सुनाऊंगा, मैं 4 वो दुर्लभ लोकगीत जो मेरी दृष्टि में है, वो विदा गीत, एक सीला बीनने का है, एक चौमासा और चौताल, इन चारों की एक वानगी में देना चाहता हूँ। बिल्कुल दीजिए, बिल्कुल दीजिए। तो पहले मैं देता हूँ आपको एक विदा गीत। अब आप सोचिए कि आज की तरह तो ये विदाई का महल, ये गीत वैसे भी हजारों साल पहले लिखे गए, लेकिन 150 बरस पहले जब बिटिया की शादी होती थी, तो 9 साल, 13 साल, 14 साल की उम्र हो जाती थी, 3 साल बहुत गौना जाता था, लेकिन फिर भी वो अपरिपक्व हुआ करती थी। जी। अब एक विदा कितना मार्मिक, इनसे मर्म, मतलब आंसू आ जाते हैं ऐसे गीतों को सुनकर, और आज की पीढ़ी इन गीतों के बहुत दूर है। तो माँ विदा कर रही है बेटी को, है, और क्या कह रही है कि बेटी खा लो, दही और चावल देती है ना, क्योंकि दही और चावल बड़ा पौष्टिक और पाचक भोजन होता है, कि पता नहीं कितनी दूर में, कितनी देर में बिटिया घर अपने पहुंचेगी। आज की तरह गाड़ी घोड़े तो थे नहीं, पीरस कहार से जाते थे तो 10-10 घंटे लग जाते थे। तो ये गीत है कि खा लियो दहिया सिर भात, तोहरी विदा हो बेटी बड़ी रंगात, बिरना कलेवा अमा हंसी खुशी देव, हमारा कलेवा अमी दीजो रिसियाए, हम और बिरना अम्मा जन्मे एक संग, खेलो एक संग, अम्मा खायो एक साथ, बिरना के दीने अम्मा बाबा के राज, हमका ब्याह होती बड़ी दूर। अब देखिए, माँ की पीड़ा तो थे ही वैसे ही कि हम बिटिया विदा कर रहे हैं तो कुछ खिला दे, लेकिन जब वो कहती है कि तुमने कलेवा खिलाते समय भाई में, भैया में, मेरे में भेद अंतर रखा है, और देखिए हम दोनों एक ही साथ खेले खाए बड़े हुए, लेकिन उनको तूने बाप करार दे दिया, बाबा करार दे दिया, और मुझे विदेश दे दिया। तो आप सोचिए कि कितना मार्मिक ये गीत, बहुत पीड़ादायक, बहुत पीड़ादायक है। एक और गीत है सीला बीनना। देखिए सीला बीनना क्या है कि आज तो कोई जानते नहीं सीला क्या होता है। जी। ये भी मार्मिक है, लेकिन गरीबी का मार्मिक गीत है। जब गेहूं की कटाई पहले हाथ से होती थी, आज मशीनों से होती है, तो खेत में कुछ बालें टूट जाती थी,
चाहे गेहूं की हो और चाहे धान की हो, अरहर की फली हो, तो कटाई के बाद कुछ फसल छूट जाती थी खेतों में। जी जी। तो उसको बीनने के लिए गांव में बच्चे, महिलाएं, वृद्ध सब जाते थे और उससे बीन कर इकट्ठा करते थे, तो उसको सीला बीनना कहते थे। अच्छा अच्छा। तो वो अनाज इकट्ठा करके जैसे अब गए तो पूरे दिन बीना, तो बीनने के बाद 4-6 किलो गेहूं हो जाता था, धान पैदा हो जाता, तैयार हो जाती थी। तो ये गरीबी का तो बहुत बड़ा मानवीय चित्र है। जी जी। लेकिन इस गीत को कैसे, मतलब लोक का तो देखिए आप, जो कि गीत सुनी होगी, सोने की थारी में जौना बनायो है, जहाँ पर टूटी फूटी लकड़ी की कठोलिया रहती है, टूटे फूटे बर्तन रहते हैं, उस झोपड़ी में आप सोने की थाली में खाने की कल्पना कर सकते हैं। लेकिन ये लोक का वैभव है कि वो अपनी गरीबी नहीं दिखाना चाहता, अभाव नहीं दिखाना चाहता, वो सोने की थाली में जौना बनायो है। सपने बड़े ही हैं, बड़े सपने हैं। तो उसी में एक सीला बीनने के गीत, सासू की बीनी डेलेरिया रे सीला बीने जाऊं, अंगना में बोले सोना चिड़ैया, बनमा कुके रे मोरवा रे सीला बीने जाऊं, अब की सावन में सतरंग चुनरी मैं का रंग दे संवरिया रे सीला बीने। अब वो सीला बीन कर वो जो सतरंगी चुनरी लेना चाहती है। बच्चे सीला अनाज बेच के गुड़ खरीदते थे और छोटी छोटी चीजें, खिलौने खरीदते थे मेले के लिए। तो ये सीला बीनने की प्रथा जो है आज भी है गांव में, ऐसा नहीं, आज भी है। और इस गीत को मैंने इसलिए दिया कि सीला बीनने गीत आज तक मैंने आकाशवाणी से नहीं सुना। हाँ, नहीं सुना होगा क्योंकि यह बिल्कुल अप्रचलित है। अप्रचलित है जी। जो वहाँ जाएगा, जो गांव को और सुदूर गांव में जाकर देखेगा, उसी को ये परंपरा पता चलेगी क्या है। परंपरा। अब एक गीत और चौमासा, आप जानते हैं ये चौमासा और 12 मासा, चौमासा, 6 मासा, 12 मासा, ये चौमासा, 12 मासा, 6 मासा वसुता प्रकृति के गीत है, ऋतु गीत है, लेकिन इनमें बीरा की बात ज्यादा होती है। जी जी। और आपने तो सुना होगा जैसी का बीरा मासा बहुत, 12 मासा नागवती भी हो। तो ये चौमासा जो है, चौमासा में बहुत ज्यादा बीरे की बात नहीं होती। ये 4 महीने जो होते हैं, खास करके आषाढ़, सावन, भादो, कुआर, ये 4 महीने बरसात के माने गए हैं। तो इन 4 महीनों का वर्णन इसमें होता है। और वो प्रकृति बिंब, वर्षा का बिंब, मेघों का बिंब, मतलब जैसा कि सावन का भी, जैसे सावन का हरीरे सूझती है, मुहावरा है, तो वो सारा बिंब लगता है कि आपके समक्ष है। तो एक चौमासा एक गीत है कि प्रथम मास आषाढ़ हे सखी, साज चले जलधार हो, उमड़ घुमड़ में है बरसन लागे, भीज गए लंबे केस हो, सावन हे सखी सबद सुहावन, 14 बरसे में हो, दादुर की धुन 14 छाई, मोर पिया परदेस हो, भादो हे सखी रहन भयावन, दूजे अंधेरिया रात हो, दामिन दमक डर पावे, निस्जन सहाव कलेस हो, क्वार हे सखी आस मिलन की, नदिया निर्मल नीर हो, मैं बैठी नित पंथ निहारू, श्याम रहे परदेश। जैसे कि कहा गया है कि ये बीरा क्यों है, 12 मासा, चौमासा, 6 मासा में बीरा जो है वो विरहिणी, प्रेषित पतिका नायिका जब ये प्राकृतिक उपादानों को देखती है तो उसके जो मन में, हृदय में बीरा की आग उठती है। वो दामिनी, बिजली चमकती है, मोर बोलते हैं और काले काले सारी भावनाओं की अभिव्यक्ति है, सारी होती है। तो वो सब जो दीपक तत्व होते हैं जब उसके समक्ष आते हैं तो बरबस ही पिया की याद आ जाती है। इसलिए 12 मास में बीरा का ज्यादा वर्णन होता है। जी जी। और अंत में अब एक हम चौताल की बात करेंगे। जी जी। देखिए, चौताल एक होली का छंद है। होरी, चौताल, डेढ़ताल, धमार, उलारा, चहाका, लेज, चहली, ये तमाम सारी अवधि के लोक गायन विधाएं हैं। जी।
जिसमें चौताल भी, खास करके पूर्वी अवधि का ये गीत है। जी लेकिन चौताल यहाँ कम गाए जाते हैं। जब हम लखनऊ की बात करते हैं या मध्य अवधि की, तो यहाँ पर ब्रज का असर पड़ता है उन गीतों पर। लेकिन ये जो चौताल होते हैं विशुद्ध रूप से अवधि के लोकगीत होते हैं, वो भी पूर्वी अवधि के। तो इनकी एक विशेष धुन होती है चौताल की। और इस गीत का नाम वैसा जिसमें गुण भी, इसमें 4 अलग अलग लयों में गाया जाता है। पहले चाचर, फिर कहरवा, फिर 3 लय बनती है। चौताल नाम ही इसी तरह से। हाँ, चौताल इसलिए है। तो चौताल सहगान के रूप में गाया जाता है। इसमें ढोलक, मंजीरा, झांझ, चिकारा ये सब बजते जरूर है। लेकिन गांव में अगर नहीं कुछ मिलता है तो ढोलक रहती है, लोग थाली और लोटा प्रयोग, और बड़ा मजा। इसमें 2 दल होते हैं, एक गवैया एक पुरवैया। तो गवैया में 1 या 2 लोग होते हैं, पुरवैया में 1-2 पूरा गांव रहता है, 4-5 जितने बैठे होते हैं। अच्छा अच्छा। तो सारे लोग गाते हैं और ये खास करके पुरुष प्रधान गीत है। महिलाएं बहुत कम गाती हैं जी। तो पंडित जी ने एक चौताल संकलित किया है। जी। और देखिए, कुछ लोग कहते हैं कि अवध में कृष्ण की चर्चा होली की नहीं होती, लेकिन यहाँ ये जो है कृष्ण की चर्चा है सब चौताल में। कि दीर्घ रेख काजर धोई डारो बिना यदुराई, दीर्घ रेख काजर धोई डारो बिना यदुराई, श्याम सुंदर कुंवरी के रसवस हमारी सूरत बिसराई, गुनगुन बिरह अगिन डर उपजत मनुआ मोर बौराई बिना यदुराई, छिन आंगन छिन जात अटाप श्याम श्याम रटलाई, ऐसे निठुर भय मनमोहन निस्दिन हमें रहे हो सताई बिना यदुराई, सांझ सकारे जाए बंसी तट नई नई तान सुनाई, और धुन सुन बिसर जात ग्रह कार जियरा मोर कुलाई बिना यदुराई। पंडित जी ने धमार का भी, डेढ़ताल का भी और सारे गीतों का। तो मैं विषय विस्तार की डर से वैसे बहुत ज्यादा नहीं चाहता हूँ, लेकिन ये कुछ संक्षेप में जो मेरे बहुत ही दुर्लभ सारे लोकगीत है। आप देखिए, लोकगीतों का कहीं भी कार्यक्रम हो या प्रसारण हो तो ये गीत सुनने को नहीं मिलते हैं। हाँ, लेकिन एक बात मैंने देखा कि जब मैंने ऊंची डरिया रंग भरी पढ़ा तो मुझे लगा कि आकाशवाणी लखनऊ से गाए जाने वाले गीत सभी पंडित जी के संकलित किए थे। तो मुझे बाद में पता चला। तो पहले मैं आपको एक बात कह रही थी जब आप उदाहरण दे रहे थे कि बहुत से क्षेत्रों का लोक संगीत अपने गायकों की पीढ़ी के साथ ही समाप्त हो जाता है। हो गए बहुत सारे, क्योंकि वो स्वर लिपियों के रूप में संरक्षित नहीं होता। हाँ, तो जी। तो लोक संगीत को स्वर लिपिबद्ध करके पंडित राधा वल्लभ चतुर्वेदी जी ने दुर्लभ लोकगीतों के संग्रह को भावी पीढ़ियों के लिए संरक्षित करके उन्हें देश काल की सीमाओं से भी मुक्त कर दिया है। आपको बताएं, उनका एक गीत है, लोकगीत है, नंद बाबा जी को छैया बाको नाम है कन्हैया। ये पूरे भारत और विदेशों में उसी धुन में आज भी गाया जा रहा है जो उन्होंने तैयार की थी। अच्छा, इसको मैंने सुना है, नहीं जानते थे पंडित जी का है। जी। अच्छा। लोग जानते नहीं है क्योंकि इसका बहुत प्रसारण होता था और जो बाहर के कार्यक्रम होते थे मंच से और स्टूडेंट्स होते थे, ये इसको मतलब आज इंटरनेट पे आप ढूंढिए तो बहुत तरह तरह के आपको मिलेंगे। अलग अलग ढंग के लोग इसको गा रहे हैं और अपनी भाषा के हिसाब से भी उन्होंने उसके प्रभाव भी मिलेंगे, लेकिन धुन वही है। धुन वही है, लेकिन देखिए भाषांतर, जब आप कोस कोस पर पानी बदले 4 कोस पर पानी। जैसे मैंने एक चीज देखा कि पंडित जी के कुछ अवधि लोकगीतों में भोजपुरी का पुट आ गया क्रियापदों में। तो वो जाहिर सी बात, वहां पर उसकी सीमा नहीं होती। उसके जो मूल तत्व होते हैं उनकी बात आपको करनी चाहिए। तो क्योंकि अब पंडित जी केवल अवधि में लखनऊ में थोड़े रहे, वो गए हैं, क्योंकि ये जो ऊंची टरिया है इसमें से मैंने देखा उन्हें बुंदेली पे लिखा, ब्रज पर और बहुत सारी भाषाओं के। तो उनका अच्छा, क्योंकि आकाशवाणी अब तो तमाम सारे केंद्र हो गए, क्योंकि राजधानी थी तो यहाँ तो खास करके 4 भाषाओं के लोग आते थे, बुंदेली के, ब्रज के, भोजपुरी के, अवधी के, कन्नौजी के। तो वो सबसे उनका जो है साक्षात्कार हुआ था।
जी। जी तो डॉक्टर राम बहादुर मिश्र जी, मन के मौसम में शामिल होने और इतनी उपयोगी जानकारी देने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। और अरे बहुत मनोयोग से आपने पूरी अपनी बात को रखा है, तो इसके लिए बहुत आभार। अरे धन्यवाद दीदी, आपका भी बहुत धन्यवाद जी। नमस्कार। नमस्कार।